आर्मी ने मुझे तैयार किया। किसी को कोई रिपोर्ट देनी ही नहीं, पहले पेशेंट स्टेबल हो उसके बाद मैं खबर दूं। आज भी कश्मीर में ये कहावत प्रचलित है कि 92 बेस हॉस्पिटल में अगर घायल आदमी पहुंची ही नहीं, सिविलियन भी अगर वहां गेट से अंदर आ गया, इसका मतलब वो बच गया। हम स्वास्थ्य किसको बोलते? स्वास्थ्य वो नहीं कि कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ, परेशानियां कम तो आउटकम्स अच्छे तो पेशेंट खुश तो ऑटोमेटिकली वो लोगों में बात फैलेगी कि देखिए ये हॉस्पिटल जाइए, यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा है। एक हवलदार थे, उनको हुआ था नॉर्मल फीवर, उन्होंने टैबलेट खाई पैरासीटामोल की और उनका हो गया लिवर। डिसिप्लिन से लेकर चिंताधारा, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से सोचना है। हेल्दी हम तभी बोलेंगे जब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सभी पैरामीटर्स जब एक समान हो, स्वस्थ, वो मैंने आर्मी में रहकर सीखा। मेरे नर्सिंग असिस्टेंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर आप जैसा बिलीव करेंगे हमें भी वैसा ही करना पड़ता है, कोई परेशानी नहीं। रातों रात उनको हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करके चंडीगढ़ ले जाएगा, तब वो आदमी स्वस्थ बोला जाएगा, ना कि बीमारी का सिर्फ नाम। कोई कितना भी सती हो, कितना भी यति हो, कामिनी के संग भी जागे ही जागे। काजल की कोठरी में कितना ही जतन करो, काजल का रात को लागे, वहां से वो वापस सही सलामत जाएगा। और ये कहावत 100% आज भी वो सच। WHO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि नमस्ते, मैं डॉक्टर वीना वंदना आपका स्वागत करती हूँ एक और नए पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, वेलनेस और जिंदगी के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तारापर्णव भट्टाचार्य जी, जिन्होंने अपने कैरियर एक मिलिट्री डॉक्टर के रूप में शुरू किया और देश की सेवा में अपना वैल्यूएबल योगदान दिया। आर्मी के डिसिप्लिन और मेडिकल फील्ड के वास्ट एक्सपीरियंस के बाद आज वो काम कर रहे हैं एज ए एसोसिएट डायरेक्टर हॉस्पिटल ऑपरेशंस, जहां वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट और क्वालिटी पेशेंट केयर को लीड करते हैं। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उनके इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में, आर्मी लाइफ से सिविलियन हेल्थ केयर तक का सफर, चैलेंजेस, लीडरशिप और उनका यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ, डिसिप्लिन और लाइफ। वेलकम सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। ये आप एक मेडिकल ऑफिसर है और डॉक्टर भी है, एक मिलिट्री डॉक्टर भी बोल सकती हूँ मैं। और ये जो एक्सपीरियंस है आपका, और सिविल अभी आप काम कर रहे हैं एक सिविल हॉस्पिटल्स में, तो ये जो दोनों का डिफरेंसेस आता है वो कैसे आप देख पाते हैं? नमस्ते। ये जो आर्मी मेडिकल कोर का एक्सपीरियंस है ऑफ बीइंग अ मिलिट्री डॉक्टर, मतलब एंड 14 साल करके अभी मैं जब सिविल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो इट इज एक्चुअली अ वेरी माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। मतलब आर्मी ने मुझे तैयार किया, डिसिप्लिन से लेकर चिंताधारा, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से सोचना है, वो मैंने आर्मी में रहकर सीखा। और 14 साल का एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो हम बोलते हैं 12 साल का एक युग है। तो एक युगांतर काट कर जब मैं एक नई वर्ल्ड में आया हूँ, सो ऑल्दो मेरा फंक्शनल एक्सपीरियंस कम है, बट वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एक्चुअली हेल्प्स मी टू वर्क फिनोमिनली। बिल्कुल सर। और ये जो आप मिलिट्री डॉक्टर बने, उसमें कोई इंस्पायरेशन था या फिर आपकी चॉइस थी? कैसे उस फील्ड में गए, क्योंकि जाना तो बहुत मुश्किल है उसमें। मुझे अगर मैं छोटे से देखूं, छोटे बचपन से, तो मेरे नाना जी डॉक्टर थे और मेरे पिताजी के दादाजी डॉक्टर थे, पर बहुत टाइम पहले। मेरा अगर एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ से बोलूं तो मैं क्लास 5 में एक पिक्चर देखी थी मैंने, अग्निश्वर। अच्छा, वो थी डॉक्टर अग्निश्वर चैटर्जी, किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन बिताया, रोगियों की सेवा करते हुए, अपने सिद्धांतों पर अटल रहकर, देश के लिए सोचना
पर हर प्रत्येक कॉमन जनमानस के लिए उनका व्यवहार, तो वो देखकर मैं प्रतिबोधित हुआ था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। क्लास 5, मतलब आज से लगभग हम 30 साल पहले चले जाएं तो ये मेरा लक्ष्य था। मेडिसिन के लिए तैयारी करते 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 मैंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया, उसमें भी मैं फर्स्ट आ गया था, भगवान की इच्छा थी। तो उसके बाद आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। आज मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मतलब मैं भी उसी रास्ते पर चल, मतलब बेस बचपन में ही तैयार हो गई थी। जी, ये वॉर जोन जो है, आपने बहुत वॉर जोन देखा होगा, वहाँ पे जो भी सिचुएशन होगा देखी है, तो इसमें ज्यादातर जाने जाती है, दोनों पक्ष की जाने जाती है। एज ए मेडिकल ऑफिसर कैसे आप देखते हैं इस चीज को, वॉर को कैसे आप देखते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये बहुत हॉरिफाई कर दिया जाता है। तो आर्मी में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि द मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। मतलब हम पीस में रहते हुए, मतलब जब शांति है उस समय इतना प्रैक्टिस करें, इतना ड्रिल्स करें, मतलब अपने आप को तैयार करें, सक्षम करें कि जब वाकई में कठिनाई आए या वैसा समय आए, उस समय हमारा परफॉर्मेंस अप टू द मार्क। तो अब मेरा जो कार्यकाल था 2009 से लेकर 2023, इसमें कोई एक्टिव वॉर नहीं हुआ, बट वॉर लाइक सिचुएशन लगातार बनी रही थी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं बटालियन का रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर था। तो मेरे नर्सिंग असिस्टेंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि सर आप जैसा बिहेव करेंगे पेशेंट्स के साथ, हमें भी वैसा ही करना पड़ता है। तो तब मुझे उतना समझ नहीं आया था, तो उन्होंने समझाया था। आज हवलदार मोहन आज बन गए हैं जीसीओ, बहुत सीनियर मोस्ट रैंक में आ गए हैं जीसीओ। तो उन्होंने समझाया था कि अगर आप पेशेंट्स के साथ लीनियंट हैं, मतलब समय का अंदाजा ना लगाते हुए जब जो पेशेंट आए, जब जो फौजी आए, आप उसको देखो, तो हमें भी वही करना पड़ता है कि हम हेल्प ज्यादा करते हैं। और फौजी भाषा में डॉक्टर को यूनिट की माँ के समान देखा जाता है। अच्छा, जब किसी फौजी को बच्चे की तरह देखते हैं, कभी किसी को कोई भी परेशानी हो, तो वो बच्चा जैसे माँ के पास जाता है, तो वैसे ही फौज में डॉक्टर के पास रहता है। अच्छा, कुछ नहीं तो डॉक्टर साहब तो बचा ही लेंगे। हाँ। तो वही तो मैंने कहा था मोहन से कि मोहन बताओ, अगर डॉक्टर माँ है तो आप कौन है? नर्सिंग असिस्टेंट बन जाते थे मौसी। अच्छा। ये अच्छी बात है। मतलब माँ नहीं तो मौसी। ओके। तो हम, मेरी भरसक कोशिश रही थी हमेशा कि फौजी अप टू द मार्क रहे, खुश रहे, तो वो कुछ भी करने को सक्षम है। जी बिल्कुल। जैसे वॉर क्षेत्र में, जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में भी किए हैं और बहुत सारे बॉर्डर्स पे भी अपनी सर्विसेज दिए हैं, तो वो जो सिचुएशन टेंस होता है, तो उस समय एज ए मेडिकल ऑफिसर कैसे रिस्पॉन्स कैसे करते हैं आप? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रेस में हम कैसे व्यवहार करें। स्ट्रेस पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंटल गेम है। हाँ। कि हमें उस परिस्थिति में ऐसा बिहेव करना होगा कि हमें एक तो सब आता है, सब कर सकते हैं, और कभी भी हम रेडी हैं उसके लिए। उसके लिए होना चाहिए एक स्वस्थ शरीर जिसमें वास करे स्वस्थ मन, और हमारी कामनाएं वो भी हो स्वस्थ। तो मैंने ये देखा कि परिस्थिति कैसे भी हो, हम उसमें से निकल आएंगे 100%। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, सियाचिन ग्लेशियर है लगभग 17,000 से 18,000 19,000 फीट में, पूरा बर्फ से भरा हुआ है। नॉर्दर्न ग्लेशियर है, सेंट्रल ग्लेशियर है, सदर्न ग्लेशियर है।
तो एक पोस्ट पे अक्सर फौजी का टेन्योर होता है 3 महीने, हाँ। पर मैं पोस्ट पे रहा लगभग 5 महीने। अच्छा। ना कोई परेशानी हुई, ना कोई तकलीफ हुई, ना मेरा वेट वेट जो हम कई लोग बोलते हैं कि वेट घट के 30 kg 50 kg कम हो जाता है, बाल गिर जाते हैं, मतलब ऐसा ये सब कुछ ना फेस करके मैं जब उतरा तो स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और एटीट्यूड हेल्दी, तो वो स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटी हमारी होनी चाहिए। परेशानियां आएंगी, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। कॉन्वॉय जा रहा था, मतलब बम ब्लास्ट हुआ, तो लगभग 20-21 लोग एक साथ घायल होके आ गए। तो हमारे सीनियर थे, उन्होंने अच्छे तरीके से सबको हैंडल किया। बार बार फोन आ रहे थे कि आप रिपोर्ट बताइए, कितने लोग आए, कितने लोग आए। उन्होंने क्या किया, फोन को उठा के रख दिया, किसी को कोई रिपोर्ट देनी ही नहीं, पहले पेशेंट स्टेबल हो उसके बाद मैं खबर दूंगा। और वही हो, कोई परेशानी नहीं। मेरे सामने हमने देखा था कि एक हवलदार थे, उनको हुआ था नॉर्मल फीवर। अब किसी को बुखार आए तो हम क्या दवाई देंगे, पैरासिटामोल। उन्होंने टैबलेट खाई पैरासिटामोल की और उनका हो गया लिवर फेलियर। रातों रात उनको हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करके चंडीगढ़ ले जाया गया, बच गए, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, पर वो पूरी तरीके से स्वस्थ। तो हम तटस्थ रहे, डटे रहे अपनी जगह पर और चूके ना, काम करेंगे तो गलती होगी जी, बिल्कुल, पर गलती का इलाज हो जाएगा। जैसे आपने अभी सियाचिन की नाम ली, तो अक्सर जैसे हम आउटसाइडर हैं, हम वहाँ पे नहीं होते हैं, हम बस सोशल मीडिया से ही हमें पता चल पाता है कि एक्चुअल क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है, अंदाजा भी नहीं होता है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन सियाचिन की जब बात आती है और हम वीडियो देखते हैं कि वहाँ पे एकदम बर्फ से ढके होते हैं जो मिलिट्री वहाँ पे इनपुट किए जाते हैं। और एक चीज मैंने नोटिस किया है बहुत वीडियोस में कि उनको खाने के लिए जो मिलता है वो बहुत, रोटी जो होती है वो कड़क हो जाती है और मेडिसिन पे होते हैं। तो सर वो मैनेज कैसे होता है? जब फौजी जो हम रहते हैं सियाचिन में, ग्लेशियर में रहते हैं, सो उस वहाँ पे खाने की तो शॉर्टेज है ही, हाँ, बट हमारे स्टोर्स इतने पहुंच जाते हैं कि मतलब ऐसे देखा जाए तो कोई शॉर्टेज नहीं है। ऐसा नहीं कि खाना नहीं पहुंचा, खाना है, पर पूरा जमा हुआ, टिंड फूड रहता है, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स पहुंचाए जाते हैं, टिंड फिश, टिंड चिकन सब रहता है, मैगी, ये सब तो है ही, दाल चावल भी है। हालांकि बनाने की क्षमता फिर थोड़ी कम हो जाती है हर जगह। अब जैसे बर्फ है, बर्फ को पिघलाकर उसको पानी बनाना, उस पानी में मैगी को उबालना, फिर उस मैगी को खाना, तो ये करते करते फिर वहां बहुत जल्दी थकान हो जाती है। थोड़ा सा खाना बनाया, खाते खाते रात हो गई, सो गए, सुबह उठ के फिर से खाना बनाया, मतलब दिनचर्या वहां पे बहुत संकुचित रह जाती है। हाँ, और ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं होते हैं और अकेला एक पोस्ट पे एक फौजी रहते हैं, दूसरे पोस्ट पे अकेले रहते हैं और डिस्टेंस काफी होता है, तो वो भी एक और उसमें तो मुझे लगता है कि एक मन को भी शांत रखने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होगा उस जगह पे, तो उसके बारे में जानना चाहूंगी। एक बड़ी अच्छी चीज मैंने फौज में सीखी, बडी पैर। जहाँ कहीं एक ड्यूटी पोस्ट है, वहां पे आदमी कभी अकेला ना है, साथ में एक और, एक आदमी के साथ एक दूसरा आदमी पक्का मिलेगा, कहीं भी हम अकेले नहीं छोड़ते, ताकि एक आदमी को जो भी परेशानी हो, वो जो दोस्त है वो उसको सॉल्व करने में सक्षम है। हाँ, तो ये हमने देखा, तो उसी की आदत अभी भी लगी हुई है। हॉस्पिटल में कभी भी जैसे हम गार्ड पोस्ट पे गार्ड हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक के बजाय हम 2 लोग रखें। हालांकि हमें लगेगा कि एक जगह एक छोटे से काम के लिए 2 लोग क्यों रखें, बट वो काम छोटा नहीं, वो टाइम का वैल्यू। एक आदमी जो काम कर पाएगा उसको हेल्प करके 2 आदमी मिलके
उस काम को ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। जी बिल्कुल। एक मेडिकल हॉस्पिटल है 92 बेस हॉस्पिटल मिलिट्री का, वो बहुत ही फेमस है। मैंने भी उसके बारे में काफी सुना है और आर्टिकल्स भी देखे पढ़े हैं मैंने। तो वो उसको कहा जाता है कि अगर वहां पे कैसा भी मरीज मतलब सोल्जर जाते हैं, उनकी कितनी भी बुरी हालत है, बस सांस चलती होनी चाहिए, वहां से वो वापस सही सलामत जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल। आज भी मतलब कश्मीर में ये कहावत प्रचलित है कि 92 बेस हॉस्पिटल में अगर घायल आदमी, फौजी ही नहीं, सिविलियन भी, अच्छा। कोई मतलब आहत अगर वहां गेट से अंदर आ गया, इसका मतलब वो बच गया। और ये कहावत 100% आज भी वो सच है। मतलब वहां की टीम इतनी अप टू डेट है, मतलब एक साथ 2 केस आ जाए, 10 केस आ जाए, उनका मैनेजमेंट एकदम ट्रिम प्रॉपर हो जाएगा। एंड जिसकी सर्जरी होनी है उसको फटाफट ओटी में ले जाकर उसकी सर्जरी हो जाएगी। जिसको खून चढ़ाना है उसको ब्लड बैंक से खून आ जाएगा। जिसका ट्रीटमेंट होना है उस ट्रीटमेंट करके, जिसका सिलाई करना है सिलाई करके, तो कुछ एक टाइम के अंतराल के बाद सभी पेशेंट फिट। हाँ, मृत्यु लोक का एक सत्य है, वो है मृत्यु। मरना तो हम सभी को है, हाँ। आज या कल। पर हॉस्पिटल में आकर पेशेंट बच गया, ये मैंने आंखों से देखा। मैंने भी वही आर्टिकल में जब पढ़ रही थी, उसके बारे में जब सर्च कर रही थी, जब आपसे आपको इनवाइट करना था, मैंने कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसमें सारे लोगों ने यही मेंशन किया है कि अगर वो जिंदा एंट्री लिया है, वो स्वस्थ होके ही वापस जाएगा। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ, मतलब सही है। ऑपरेशन सद्भावना फौज वहां पे चलाती थी, तो हमने देखा कि मतलब कश्मीर के लोगों को मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं थोड़ी कम ही मिलती थी। एक तो दूर दराज लोग चारों तरफ बिखरे हुए हैं, हॉस्पिटल तो हर जगह है नहीं, तो वो अंगीठी रखते हैं अपने पास ताकि गर्म रहे। तो उससे स्किन कैंसर काफी कॉमन हो जाते हैं। ओके। फोड़े फुंसियां बहुत कॉमन हो जाते हैं। फिर पानी की क्वालिटी ठीक नहीं है तो पेट का मर्ज लगा रहता है। पर ऑपरेशन सद्भावना इतना सक्सेसफुल रहा कि जहां जिस पेशेंट को जो भी तकलीफ हो, उस कैंप लगाए जाते थे एंड कैंपों में आकर इलाज पूरा फ्री। एंड सरकार की मदद से ही बहुत अच्छा फीडबैक मिला। अच्छा, तो ये सिविलियंस के लिए भी आप लोग काम करते थे? जैसे सिविल तो डॉक्टर होते ही है सब जगह, लेकिन आप लोग भी सिविलियंस के लिए कैंप लगा के उनके लिए काम कर रहे होते थे। तो ये जो कश्मीर का बहुत पहाड़ी एरिया है और रिमोट एरिया में कैसे काम हो पाता है आप लोग के द्वारा? रिमोट एरिया में एक तो मतलब लोगों के अंदर बातचीत में फिर वो खबर फैल जाती है कि एक डॉक्टर साहब आए हैं, यहाँ बैठे हैं, वो हेल्प करेंगे। जहाँ जहाँ यूनिट्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते रहते हैं। डॉक्टर के अंडर होते हैं 4-5 नर्सिंग असिस्टेंट जो अलग अलग पोस्ट पे हैं, तो वो भी दवाई देते रहते हैं। एंड पेशेंट के सभी मतलब लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहारिक कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है कि जहाँ जिसको जो परेशानी है वो सॉल्व कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कश्मीर में एक बर्फबारी का जोन रहता है और वो काफी लंबे समय तक चलता है, और हम जैसे प्लेन एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे कलर्स बहुत है, वेदर बहुत तीनों वेदर है, कलर्स है, सारे मौसम है, तो हमें बहुत कुछ कलरफुल दिखने को मिलता है। और कश्मीर की बात कर ले तो वाइट एंड ग्रे। और उस सिचुएशन में ये भी पाया गया है कि बहुत दिनों तक अगर मिलिट्री फोर्स या कोई बंदा वहां पे है तो उनको मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो उस सब पे कैसे काम किया जाता है वहां पे? बिल्कुल, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए एक तो डॉक्टर और नर्सिंग असिस्टेंट हैं, वो जिसको जो परेशानी है उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और उनको हम इवैक्यूएट कर दिया, नीचे भेज दिया पोस्ट पे, फिर वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट हुआ, जिसको जो दवाई है वो दें।
कुछ नहीं तो अगर छुट्टी की जरूरत है तो छुट्टी पे भेज देते हैं। इसके अलावा हमारे पास साइको काउंसलर से अपॉइंटेड है, जो समय समय पर अलग अलग जगह पे उनकी ड्यूटी लगती है। वो घूम घूम के फिर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं। बट मेंटल हेल्थ इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड उसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं जस्ट गया ही था, काफी ऊपर था पोस्ट, तो वहाँ पे एक फौजी था जो बोल रहा था कि उसकी खांसी में खून आ रहा है। ओके। और वो एक बार नहीं, वो लगभग 2 महीने हो गए उसको खांसी में खून आया ही जा रहा है। तो वहाँ पे मैंने नर्सिंग असिस्टेंट को पूछा, बोले कि साहब इसको कंप्लेंट 1 साल से है। तो 1 साल से अगर खांसी में खून आ रहा हो तो वो बच नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली उसको या तो टीबी हो गया है या तो लंग कैंसर। तो मैंने उसको पहुंच के उसको रखा। चारों तरफ थोड़ी सी खबर फैल जाती है कि देखो इसको कोई परेशानी है नहीं, ये बस बना के तबीयत का बहाना करके ये रुक रहा है। नहीं, रुको, देखते हैं कोई तो परेशानी होगी। कुछ परेशानी नहीं हुई तो उसको आराम की जरूरत है। तो रखा उसको 2 दिन रखा। तीसरे दिन मैंने उसको पूछा कि शादी हो गई तुम्हारी? हाँ शादी हो गई। ऐसी बात करते हुए पता लगा कि उनका जो बच्चा हुआ था छोटा था, 3-4 महीने का बच्चा। तो घर पे दूसरे और बच्चे थे, तो बच्चे को गोदी में लेकर चल रहे थे। छोटा बच्चा हाथ से गिर गया। ओके। तो वो सीढ़ी से फिसलते हुए छोटा बच्चा गिरा, काफी इंटरसेरेब्रल ब्लीडिंग, बच्चे का देहांत। उस वजह से उनकी जो वाइफ है वो तो डिप्रेशन में चली गई। तो उनका इलाज हो रहा है और ये फौजी जो था ये ड्यूटी पे आ गया। तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन ही था जो वो कंटिन्यूअसली इतने टाइम से सोच रहा था। फिर उसका काउंसलिंग करके उसका इलाज हुआ, फिर कोई परेशानी थी नहीं। बट हमें लगता है ना कि हम बीमार है। तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ इज अ बिग टाइम इशू एंड इसको हर लेवल पे टैकल करने की भरसक कोशिश चल रही है। तो अभी इस केस स्टडी से तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि अगर आपका मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं हो तो आप बड़ी बड़ी बीमारियां को भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल 100%। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि हम स्वास्थ्य किसको बोले? स्वास्थ्य वो नहीं कि कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ। उनका कहना है, और ये 75 का डेफिनेशन है कि हेल्दी हम तभी बोलेंगे जब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सभी पैरामीटर्स जब एक समान हो, स्वस्थ, तब वो आदमी स्वस्थ बोला जाएगा, ना कि बीमारी का सिर्फ नाम। जी, ये बात बहुत अच्छी बताई आपने। आर्मी मेडिकल ऑफिसर के रूप में आप कौन से ऐसी टफ सिचुएशन आपने फेस किया कि आपको लगा कि ये डिफिकल्ट हो रहा है आपको, मतलब ऐसे तो डॉक्टर को पसीने नहीं आते हैं लेकिन आपको कब लगा कि ये बहुत ही टफ है? तो कोई ऐसा केस स्टडी है? टफ सिचुएशन मैंने फेस किया था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। सियाचिन में पोस्ट पे एक जवान को हो गया था डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो मुझे डॉक्टरी पास करके तब हुआ था, लगभग 3 साल ही हुए थे। तो हमें पढ़ाया जाता है कि आज भी प्रचलित वो है, मतलब घटना है कि अगर खून जम रहा है बॉडी में कहीं तो वो खतरनाक है। खून जमते हुए अगर वो बढ़ गया, क्लॉट बढ़ गया, तो वो सीधा हार्ट में जाके जम सकता है या ब्रेन में जाकर जम सकता है। अच्छा। तो हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक इमीडिएट हो जाएगा। ओके। बचना ना के बराबर या बहुत मुश्किल है। अगर हम विद इन गोल्डन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर हम जैसे शुरू हुआ हम दवाई ना दें तो वो जानलेवा हो जाती है। तो सियाचिन में ये घटना हुई पोस्ट पे। तो मैंने फोन पे बात करके कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं,
सूजन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये तो थ्रोम्बोसिस है। तो मैंने नर्सिंग असिस्टेंट, वो भी थोड़ा दूर था, बोला कि आप तुम किसी तरीके से वहाँ पोस्ट पे चले जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, वहाँ पे रहो। अब उसी वक्त सियाचिन में हो गया वेदर पैक, ओके। बर्फबारी होने लगी। बाहर निकलते ही हमें कुछ ना दिखे, आकाश तो दूर की बात, सिर्फ सफेद दिख रहा है और कुछ नहीं। कायदे से उसको 24 घंटे के अंदर पेशेंट पहुंचना चाहिए था, ले पर एक दिन तो ऐसे ही बीत गया, 2 दिन 3 दिन हो गए, मौसम खुले ही। मैंने बोला कि आईवी फ्लूइड लगाओ, मतलब हम ड्रिप लगाते हैं वो लगाओ, और उसको चलाते रहो, उसका बात करते रहो, पैर हिलना नहीं चाहिए। ओके। पैर को वैसे ही रखा। तो करते हुए मन में प्रार्थना चल रही है, दवाई पूरी चल रही है, इंजेक्शन चल रहे हैं, एंड वो तीसरे दिन सूरज हुआ, पेशेंट को यहाँ पोस्ट पे लाए वापस, हेलीकॉप्टर बुला के भेजा। नीचे से फोन आ गया कि पेशेंट ठीक है, बच गया है। जैसे ही नीचे उतरा, जैसे ही हाइट कम हुई, तो खून का जो क्लॉट था वो धीरे धीरे बेटर होने लगा। पेशेंट की तबीयत बहुत सुधर गई। उससे कुछ दिन बाद वो चंडीगढ़ जाकर स्टेबल हो गया। ये एक घटना थी जो, मतलब डॉक्टर के रहते हुए जब पूरे पोस्ट में कोई घटना हो जाए तो वो एक कालिक सी बन जाती है। हालांकि हालांकि जीवन बहुत डायनामिक है, कब क्या हो किसी को पता नहीं। पर हाँ, हम ये कोशिश हमेशा करें कि हमारे कार्यकाल में कम से कम। जी बिल्कुल। इमरजेंसी सिचुएशन जब आती होगी आप लोग के सामने, तो उस सिचुएशन में एक सारे लोगों को एक मेंटल पीस देने के लिए और एक स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप लोग के द्वारा कुछ किया जाता है? बिल्कुल। मैं एग्जांपल देता हूँ, कोलकाता में हम थे गैरिसन बटालियन के साथ। तो वहाँ पे जो ओवरब्रिज था वो गिर गया जी। एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत बड़ा, बहुत सारी गाड़ियाँ, सब, काफी लोग मरे। तो यूनिट को काफी लोग वहाँ से गए थे देखने के लिए। बहुत ज्यादा मतलब टेंशन्स हाई थे, पर वही टाइम से खाना, थोड़ा पीना, थोड़ा बातचीत, एंड भरसक कोशिश की सब नॉर्मल रहे। वरना स्ट्रेस में कब क्या हो जाए ये मतलब बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसा हुआ है कि जब किसी फौजी ने अपने पोस्ट पे देखा फायरिंग होते हुए, मतलब ना चाहते हुए भी, रात में सो रहे हैं वहां, फिर भी उन लोग को सुनाई देता है कि गोली चल रही है, गोली लग रही है। उसको बोलते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इलाज होना बहुत जरूरी है, वरना वो बहुत ज्यादा घबराहट पैदा कर देता है। ओके। तो ये सिचुएशन अधिकतर लोगों को होता है कि वो सुनाई देते रहता है? नहीं, बहुत कम। पर वो जहाँ कहीं भी हो, मतलब ये भरसक कोशिश रहती है कि सभी लोग अवेयर रहे, जब किसी को कोई भी परेशानी हो हम बताएं और उसका इलाज करें। अच्छा, तो ये जब मैं अभी एक चीज इसमें नोटिस कर पा रही हूँ कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो उनका एक राइम्स बजते रहता है घर में, और वो चीज हमें ऐसे लगता है कि जब हम फ्री टाइम में भी हैं तो राइम्स हमें सुनाई पड़ता है। तो क्या वो चीज जो वो फेस कर रहे होते, मानती हूँ कि वो अलग है, वॉर जोन है, तो हम यहाँ पे हेल्थ इश्यूज की बात करेंगे कि वो जो सुनाई हमें हर चीज में सुनाई पड़ती है, हम काम कर रहे होते हैं तब भी वो राइम्स हमें सुनाई देती है, हम उस गाने में नहीं इन्वॉल्व है, बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी वो राइम हमें सुनाई देती है। तो क्या हमें डॉक्टर से कंसल्ट उस टाइम करना चाहिए कि ऐसा हो रहा है? मतलब हर वो चीज जो एक लिमिट से ज्यादा हो उसका इलाज करना। अब इलाज काउंसलिंग से हो, दवाई से हो, पर होना चाहिए जरूर। जैसे संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते। हाँ। अगर किसी को हम अमृत पिलाएं तो अमृत पी के तो वो अमर हो जाए।
और अगर अमृत पिलाते ही रहें, अमृत के सागर में डुबो दें, तो क्या वो गला घोट के मर नहीं जाए? तो हमें सतर्क रहना होगा। चाहे वो राइम्स जो हम सुन रहे हैं वो कंटिन्यूस कान में आ रही है आवाज, जो कुछ है नहीं वो हमारे सामने दिख रहा है। हाँ। तो हमें कंटिन्यूसली वो देखना होगा कि क्या ये सच है, और उसका हमें निदान करना होगा। अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि शरीर की व्याधि की जड़ में है मन की आदि, और मन की आदि जो है वो मन की बीमारी है, उसके मूल में है आत्मा की अविद्या। तो अपना ज्ञान बढ़ाएं। जैसे जैसे अविद्या की छाया घटेगी, आदि मन की कमी कम होगी और शरीर की व्याधि भी कम होगी। एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है माइंड बॉडी सिस्टम। ये शरीर और मन एक सिस्टम है, तो हमें उसको संजोगे रखना। जी, ये बहुत अच्छी बात अभी आपने समझाई हमें कि किस तरीके से हम मन को शांत कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी के तौर पे भी और सराउंडिंग में भी देख के। आपके हिसाब से एक सोल्जर का जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ जो होता है वो कैसे वर्कआउट होता है, या फिर जो फिजिकली एक्सरसाइज करते रहते हैं उससे होता है, या फिर उनके अलग कुछ है? मतलब इस जवाब को देने के लिए, मतलब एक तो है फौजी विचारधारा, उसके बाद मैंने डॉक्टरी में आके फिर एमडी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो वहां भी हमने पढ़ा एक मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, कि मतलब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, कि हमारी जो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं उनका एक पिरामिड है। जैसे सबसे नीचे आता है बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स है वैसी। अब फौजी की अगर बेसिक नीड्स देखी जाए तो घर हो, छुट्टी टाइम से मिले, खाने को ठीक मतलब सामान मिले, तो मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। उसके ऊपर हम आए तो उसके ऊपर आ जाएंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें उसको चाहिए एक अच्छा एक सराउंडिंग मिले जहाँ पे लोग उसकी देखरेख करें, वो लोगों से बातचीत कर पाए। उसके बाद आती है सेफ्टी सिक्योरिटी, कि वो जहाँ रहे, फैमिली जहाँ रहे, उनका एनवायरनमेंट सिक्योर। अब ऐसा ना हो कि हम तो हैं यहाँ और फैमिली रखे हैं हमने कश्मीर के चोटी पे, जहाँ पे आज क्या है कल क्या है वो ठीक नहीं, तो वो कंटिन्यूअस एक स्ट्रेस बना रहे। ये सब हो जाए तो तब हम बोलेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तब हम बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी हो। उसके लिए हम कंटिन्यूअसली ट्राई करें, और फिर लास्ट पॉइंट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम अपने काम को ऐसे करें कि उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, हम दूसरों के लिए प्रतिमूर्ति बनाएं। जी बिल्कुल। तो ये जो उनको फिजिकल स्ट्रेंथ इतना होता है तो उनका फूड हैबिट और अलग होता है कुछ? फूड हैबिट तो वही सेम ही है, बट टाइम से खाना, टाइम से सोना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम से पौष्टिक आहार मिले, प्रोटीन मिले ठीक मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट मिले, विटामिन मिले, फाइबर मिले, व्यायाम ठीक टाइम से हो, एक्सरसाइज हो ताकि बॉडी की फिटनेस बनी रहे। आगे आएगा मेंटल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, फिर सोशल। हमारा व्यवहारिक जीवन ऐसा हो कि एक दूसरे में मारपीट, एक दूसरे में कंटिन्यूअस इरिटेशन वो ना हो, तो उसको सॉल्व करने की हम स्टेप्स लें, तो डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट अच्छा होगा और वो इंडिविजुअल, प्रत्येक इंडिविजुअल हेल्दी रहेगा। प्रेजेंट टाइम में आप एसोसिएट डायरेक्टर हॉस्पिटल ऑपरेशंस के रोल में हैं, तो ये
आर्मी मेडिकल होने के नाते आप एक डिसिप्लिन फेस किए हैं और ये आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी किए हैं। तो अभी जो सिविल हॉस्पिटल को मैनेजमेंट के तौर में देखा जा रहा है, तो ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और दोनों जो डिफरेंसेस जो होते हैं, सिमिलैरिटीज जो हो रही है एक आर्मी के क्षेत्र में और सिविलियन के क्षेत्र में, तो दोनों में क्या आप फर्क देख रहे हैं? हॉस्पिटल ऑपरेशंस को देखते हुए मतलब अगर मैं आर्मी से कंपेयर करूं तो ये ठीक वैसी ही ड्यूटीज है जो आर्मी में भी हर हॉस्पिटल में ही है एक्चुअली, जहाँ पे हॉस्पिटल के प्रत्येक एम्प्लॉय को हम वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं उसको हम ओवरसी कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली हम ट्राई कर रहे हैं कि उसकी जो असुविधाएं हैं वो कम हो और वो एक प्रोसेस में काम होता रहे। ऐसा ना हो कि मैं हूँ उसको चला रहा हूँ और जैसे ही मैं घर जाऊं या मैं छुट्टी पे जाऊं तो फिर वो पूरा कार्यक्रम ठप हो जाए, वैसा ना। ये हमारी कंटिन्यूअस कोशिश है कि वो जो सिस्टम है वो बैठ जाए। जैसे एक जल का एक पानी का बूंद है, वो पहाड़ पे गिरा बारिश बन के, फिर आगे नदी बनी, नदी से झरना, झरने से सागर, फिर सागर से उठ के बादल और फिर बादल से फिर बारिश। तो ये जो साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल चलता है वैसे ही हॉस्पिटल में एक पेशेंट जैसे आता है उसको जो जो फेस करना पड़ता है वो अपने क्रम से सही सही हो रहा है ताकि पेशेंट को परेशानी ना हो। पेशेंट खुश तो हॉस्पिटल खुश। अभी जैसे हम एक बोलेंगे कि कोविड-19 गई है, तो एक हम वॉर की सिचुएशन में थे। यहाँ पे था कि जिसको भी हो रहा है मरेगा जिएगा, कुछ पता नहीं होता था कि हम किस सिचुएशन में हैं। एक फिजिकल हेल्थ तो दांव पे थी ही, मेंटल हेल्थ भी दांव पे थी। इस सिचुएशन में आप कैसे इस सब को हैंडल कर रहे थे? कोविड के टाइम पर ये एक मतलब बहुत बड़ी आपदा के टाइप, मतलब मैं तब पोस्टिंग था पुणे में, तो वाइफ और बच्चे रहे यहाँ, मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली में कोविड हॉस्पिटल बना था, तो वहाँ पे पूरी देखरेख के लिए यहाँ पे मेरी वाइफ को कोविड हो गया। दोनों बच्चे छोटे, तो उसके बीच में फिर भी ठीक ठीक चला, फिर मैं छुट्टी आ गया। तो कोविड में ये हमने देखा कि एक कहावत है इस पूरी चीज में, ये लग जाता है कि कोई कितना भी सती हो, कितना भी यति हो, कामिनी के संग प्रीत जागे ही जागे। काजल की कोठरी में कितना ही जतन करो, काजल का दाग तो लागे। तो बाद में फिर कोविड वैक्सीनेशन हुआ, तो उसमें मुझे भी कोविड हुआ उसके बाद। तो पर हमने उसको पार कर दिया। ऐसे बहुत सारे हमारे फौजी भाई बंधु थे, सिविल में बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जहाँ पे कठिनाई बहुत बड़े लेवल पे आई। मेरे भाई के अपने दोस्त थे, वो बिल्कुल यंग, उनका जो नौकरी था, नौकरी बंद, कंपनी बंद हो गई, नौकरी करने लगे। उनको कोविड में, वो मारुति शोरूम में काम करते थे, कोविड हुआ, उनका डेथ हो गया। मतलब वो फर्स्ट फेज में उनकी वाइफ बच्चों के साथ बिल्कुल अकेले। तो कठिनाइयाँ बहुत बड़े लेवल पे पूरे सोसाइटी में आई थी, बट हमने उसको सक्सेसफुली मैनेज किया। जी बिल्कुल, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि फॉरेन से ज़्यादा, मतलब हम बहुत संख्या में लोग हैं मानती हूँ, लेकिन फॉरेन के अपेक्षा हमारे यहाँ डेथ कम हुई है रेशियो के अनुसार, तो वो हम टेकल कर चुके हैं। और बिकॉज ऑफ आप जैसे लोग, मतलब इतने एक्सपर्टीज के साथ हमें वो सर्विसेज दे रहे थे कि हम सब कुछ सोच के ये बैठे थे कि होगा जो होगा, डॉक्टर्स है देख लेंगे, वो हमारे लिए जो भी है खड़े हैं। तो थैंक यू उस टाइम के लिए। आप लोग अपने घर को छोड़ के, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर थे कि महीनों तक घर वापस नहीं आए थे। तो उस टाइम के लिए मैं आज आपके सामने थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने वो सर्विसेज दी, आपकी फैमिली यहाँ पे थी और आप वहाँ थे। तो लेकिन
बहुत चीजें ना उस सिचुएशन से अभी तक भी बहुत फैमिली निकली नहीं है और मेंटल स्ट्रेस में अभी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, चल रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिनके कंपनीज बंद हो गए, नौकरियां चली गई, वो फैमिली उस फाइनेंशियल बर्डन से निकल ही नहीं पाए। आज भी ऐसी कई फैमिली, कई लोग हैं। मुझे याद है पुलिस में, दिल्ली पुलिस में एक जवान थे जिनको कोविड में, उनकी उम्र होगी लगभग 35-40, और कोविड में 90% लंग का पूरा बंद हो गया काम करना। तो वो चल रहे हैं पूरा ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ ही चल रहे हैं। तो कठिनाइयां बहुत बड़े लेवल पे है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, और हम आज भी उसको डील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे पब्लिक हेल्थ की बात होती है तो उसमें जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें डॉक्टर्स का होना ही काफी है या फिर मैनेजमेंट जो काम करती है उनके साथ मिलके काम करना ज्यादा इफेक्टिव होगा? क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया में या फिर अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे डॉक्टर्स तो हैं लेकिन इक्विपमेंट नहीं है और नर्सेज नहीं है, मतलब कमी है। तो उस पे मैनेजमेंट का कैसे रोल होना चाहिए? पूरे देश को अगर आप देखें तो हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है। जी। हमारा सिस्टम जो हमने सोचा था, इंडिपेंडेंस के पहले एक पूरे कमेटी बनी थी जिसमें सर जोसेफ बोले थे, उन्होंने स्टडी करके ये एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस बनाई थी कि इतने सारे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, इतने संख्या में अगर पॉपुलेशन हो तो उसके ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर एक सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, इस तरीके से उन्होंने हायरार्की पूरी बनाई थी। पर आज भी जब हम मतलब 70-80 साल होने को आए, पर अभी भी हम उस लेवल को पहुंच नहीं पाए हैं। लगभग वाजपेयी सरकार के समय पे एक कल्पना की गई थी कि लगभग 75 मेडिकल कॉलेजेस नए बनाए जाएं। तो अब सरकार ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को बनाने, मतलब बड़ा बनाने के और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए स्टेप्स ले लिए हैं। बहुत सारे एम्स खुल गए हैं। हाँ। देश में बहुत सारे एम्स खुल गए हैं, जैसे बिलासपुर से लेकर मदुरई, बहुत सारे। पर अभी भी फैकल्टी की कमी है। वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उन पढ़ तो रहे हैं, पर पढ़ाने वाले लोगों की कमी है, सिस्टम की कमी है। तो हाँ, हम जरूर, मतलब ऐसे सुन के लगेगा कि ये पिक्चर बहुत ग्लूमी है, बट ऐसा भी नहीं, हम चल रहे हैं, रास्ते पे अग्रसर हैं। प्राइवेट बेड्स जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो शेयर है दुनिया में काफी हद तक बड़ा है। अब मणिपाल हॉस्पिटल ने एक्वायर कर लिया है सह्याद्री हॉस्पिटल, लगभग 12,000 बेड हो जाएंगे एक हॉस्पिटल के चेन में। फिर अपोलो ग्रुप है, उसके लगभग 9,000 बेड्स हैं। आने वाले समय में और चांस है कि अराउंड 3,500 4,000 ऐसे बेड्स और बन रहे हैं। अदानी हेल्थ केयर मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, हॉस्पिटल खोल रहा है। तो हम डेफिनेटली अग्रसर हैं रास्ते पे। और जैसे तब इंडिपेंडेंस के टाइम पर हम बोलते हैं दिल्ली अब दूर नहीं, तो वाकई में हम बोल सकते हैं कि अब वो स्टेज जब सब अच्छा हो, वो काफी दूर नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैं फील्ड पे हुआ करती थी तो एक सब सेंटर जो होता है उस वहाँ गांव से वहां तक पहुंचने में भी 5 किलोमीटर लगता है सब सेंटर तक, और वहाँ पे कुछ नहीं होता है। मतलब एक पानी की सुविधा नहीं है, बेड की सुविधा नहीं है, बेड है लेकिन एक मेडिसिन नहीं थी। और फिर जब हम पीएचसी पहुंचते हैं तो पीएचसी और सीएचसी दोनों कंबाइन चल रहा है, वहां भी इतनी भीड़, मतलब कि डिलीवरी हो रही है, मतलब दिन रात डिलीवरी हो रही है वहां पे, ऑपरेशन हो रहे हैं। तो वहां पे इतनी ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि एक ब्लॉक का पूरा वहां पे कम्युनिटी पहुंच रहा है, परिवार पहुंच रहा है, तो वहां पे ओवरलोड है।
वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं लेकिन ओवरलोडेड सिचुएशन आ गई है। वहाँ पे मैं जब गई थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किससे क्या बात करूँ, किसी के पास टाइम नहीं है। तो और वो जो पीएससी जहाँ पे 13 पीएससी उस ब्लॉक में है लेकिन वो वर्किंग नहीं है। तो इस सिचुएशन में मुझे लगा कि बढ़ना चाहिए। जब मैं एमफिल कर रही थी तब ये सिचुएशन था। पीएचडी में मैंने देखा कि 3 पीएससी वर्किंग हो गए थे। इस हिसाब से बढ़, जैसे आप बता रहे हैं कि हम प्रोग्रेस हो रहे हैं, तो हाँ हो रहे हैं। मैंने विथ 4 ईयर में देखा कि 2 तो बढ़ गए हैं। तो हाँ हो रहे हैं। हाँ, मतलब पहले जो कच्चा रास्ता था अब वो हाँ रास्ता पक्का बना है, हाँ हाईवे पे पहुंच रहे हैं, बट अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। हाँ नए हॉस्पिटल बनने होंगे, सुविधाएं बननी होंगी, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जो मैन पावर है उनकी ट्रेनिंग होनी। अल्टीमेटली मतलब मनुस्मृति का एक श्लोक है कि विद्या ददाति विनय, विनयात याति पात्रत्वम, पात्रत्वम धनम आपनोति, धनात् धर्म तथो सुखम। सो ये जो कड़ी है कि विद्या, हम कंटिन्यूअसली ट्राई करें कि हम पढ़ाई को प्रोत्साहन दें, और सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिसिन नहीं, सभी फील्ड्स, जी बिल्कुल, सभी फील्ड्स की पढ़ाई हो, बच्चों को पूरा ज्ञान मिले, वो सक्षम बने, साक्षरता बढ़ेगी तो लोगों में विनय बढ़ेगा, सोसाइटी की जो लेवल है, सहिष्णुता है, वो बढ़ेगी, सोसाइटी स्वस्थ बनेगी तो फिर आने वाले समय में जो सुख समृद्धि है वो बढ़ेंगे, लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे, धन उपार्जन करेंगे, सोसाइटी को और बढ़ाएंगे, सोसाइटी धन धन से फूलेगी और धर्म का आचरण करेगी, और वही है सुख। जी, आपके अनुसार कौन सी ऐसी 3 क्वालिटी एक हेल्थ प्रोफेशनल्स में होनी चाहिए जो कि एक सोसाइटी को हेल्दी बनाए? एक हेल्थ प्रोफेशनल में क्या होनी चाहिए ऐसा? हेल्थ केयर प्रोफेशनल में बहुत जरूरी है कि एम्पैथी रहे। मतलब मेरे सामने जो पेशेंट आ रहा है उसको तकलीफ है, ये हम समझे और उसको हेल्प करने की जो प्रचेष्टा है वो हम कभी भी छोड़े ना। तो एक एम्पैथी है। सेकेंड, कंपैशन, कि हम किसी को भी हील कर रहे हैं, उसको दवाई दे रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर प्यार, हमारे बातों से प्यार जगे, ताकि मतलब हमारी ये चेष्टा रहे कि बात करते हुए भी एक पेशेंट रिकवर करे। फिर अल्टीमेटली है, मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की इच्छा। मैं ये कभी भी ना हो कि हमने तो अचीव कर लिया, जहां पे हमें लगेगा कि हमने समृद्धि पा ली, वहां से हमारा डिक्लाइन शुरू। जी जी। तो एम्पैथी, कंपैशन और मतलब नीड टू और स्ट्राइव टू सक्सेस, कंटिन्यूअसली ये चेष्टा रहे कि हम आगे बढ़े। जो मैंने ट्रीटमेंट दिया वो बेस्ट है, इससे आगे कुछ नहीं, जो हमने सर्विस दी वही बेस्ट है, उससे आगे कुछ नहीं। तो हम कंटिन्यूअस ट्राई करें कि और अच्छा हो। जैसे अभी के टाइम में बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी होंगे, तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि जो मेडिकल अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, वो डिग्री नहीं लिए हैं, लेकिन उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हो? मुझे लगता है कि आज जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, हमारा कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जैसे जैसे मेडिसिन पढ़ा हमने, फाइनल ईयर में आए, एग्जाम हो गया, इंटर्नशिप शुरू हुई। इंटर्नशिप में पेशेंट ना देखकर हम ट्राई करते हैं कि आगे की पढ़ाई की तैयारी करें। इंटर्नशिप खत्म, उतनी देर में हम दोबारा एंट्रेंस दे दिया, उस एग्जाम की तैयारी, वो एग्जाम हमने क्रॉस कर दिया, एग्जाम फिर पढ़ाई,
पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फिर जैसे पास आउट हुए फिर पेशेंट ना देखकर अगले एग्जाम की तैयारी। तो अल्टीमेटली हमारे पास डिग्री बहुत सारी हो जाएंगी, बट हमने पेशेंट कितने देखे, कितनी जिंदगियां हमने सवारी। तो ये जो प्रेशर है कि हम पेशेंट नहीं देख रहे, मतलब आज भी आप मतलब हॉस्पिटल्स में जाइए, मतलब कहीं दूर दराज के इलाके या बड़े शहर, पेशेंट्स को आज भी वो समस्या है कि डॉक्टर हमसे बात नहीं कर रहे। हाँ, तो डॉक्टर ऐसा हो कि डॉक्टर को पेशेंट को देखते ही डॉक्टर फील करे कि उसको दवाई की जरूरत है। डॉक्टर का अपना कैलिबर ऐसा हो कि उससे बात करते हुए पेशेंट की आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो, दवाई देने से हम कतराए ना। आज भी जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट बिना किसी रुकावट के पहले हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं। हम किसी भी चीज को ना सोचकर पहले इमरजेंसी, तो हम इलाज हमारा अच्छा हो और कंटिन्यूअसली हम स्ट्राइक करें पेशेंट ठीक हो जाए। मुझे याद है जब मैं फील्ड में था तो एक ड्राइवर थे जो मुझे लेके जा रहे थे, तो उन्होंने बोला एक श्लोक, डॉक्टर कैसा हो। तो मतलब मुझे आज भी वो श्लोक याद है। ये शरीरम जर्जरो ग्रस्तो व्याधिरेव कलेवरम, तब ये शरीर जर्जर ग्रस्त है और व्याधियां, मतलब शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है और व्याधियां बीमारियां इसको खा जाती है। औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, मतलब दवाई ठीक वैसे है जैसे गंगा का जल और डॉक्टर ठीक वैसे ही है जैसे जनार्दन नारायण जी। जैसे भगवान धन्वंतरी दवाई देवताओं के डॉक्टर माने गए हैं, वैसे ही हम भी नर नारायण के रूप में पूरी सोसाइटी को स्वस्थ करें। जी सर, एक ये भी है गवर्नमेंट के तरफ से आया हुआ कि अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको फाइनल डिग्री तभी मिलेगी कि जब आप रूरल एरिया में जाके सर्विस दे रहे हो। तो ये एक एक्ट बनाना पड़ा, क्या हमारे रूरल एरिया में जाने से कतराते हैं डॉक्टर? कई जगह तो परेशानी है, मतलब यही जो हमारी बात हुई कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है। तो इन्हीं समस्याओं की वजह से अब डॉक्टर गए गांव में ट्रीटमेंट करने, वहां पे दवाई नहीं, हाँ इंजेक्शन मिल नहीं रही, पेशेंट आने को घबरा रहे हैं या आ नहीं रहे, तो फिर मतलब वो जो पढ़ाई करके आया है या आई है वो डॉक्टर को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। मतलब जितना उसने 4 साल या 5 साल में पढ़ाई की उसका अगर वो यूज ही ना कर पाए तो फिर क्या होगा, मतलब चीजें भूलने लगेंगे। मतलब हम चाकू को जितना धार लगाए उतना अच्छा काम करेगा, ऐसे ही जितना डॉक्टर प्रैक्टिस करे उतना ज्यादा समृद्ध होगा। पर वही है कि मतलब मेरा सजेशन ये है कि हम फैसिलिटीज को बढ़ाएं, डॉक्टर डेफिनेटली जाएंगे जी, डेफिनेटली जाएंगे और थोड़ी कड़क मतलब नियम है तो फिर कोई जाने को मना भी नहीं करेगा, पर वो सर्विस परफेक्ट जी, then it will become a win-win situation। हाँ, क्योंकि अभी जो रूल आ गया था कि आपको डिग्री ही नहीं मिलेगी अगर आप सर्विस नहीं देते हो रूरल एरिया में, तो वो बहुत ही यूनिक लगा मुझे। तो हाँ, और जैसे आपने अभी बात की कि डॉक्टर का और पेशेंट का जो रिलेशन होता है जिसमें पेशेंट से अगर डॉक्टर बात करते हैं तो उनकी बीमारी अधिकतर वहीं पे टेकल हो जाती है या फिर आधी बीमारियां खत्म हो जाती है। तो ये मैं और जगह पे ज्यादातर नहीं देख पाई हूँ, जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ या फिर मैं अपने रूरल एरियाज में बात करूँ, नहीं होता है। हो सकता है कि वहाँ पे ओवर क्राउड होते हैं,
लेकिन पुणे की अगर मैं बात करूं तो मैं जितनी भी डॉक्टर से अभी तक मिली हूँ सारे बहुत अच्छे से उस चीज को डिस्कस करते हैं। इवन आपके बैकग्राउंड भी जाके बात करते हैं कि थ्री और बैक भी जाके बात करते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए, और वो ज्यादातर निकालने की कोशिश करते हैं। इवन सारे डॉक्टर, कोई डर्मोलॉजिस्ट है वो भी, दांत के डॉक्टर है वो भी, डेंटिस्ट, और कोई भी मेंटल हेल्थ तो बात करेंगे ही करेंगे। मुझे न्यूरोलॉजिकल यहाँ प्रॉब्लम हुई थी, वो भी मुझे 2 इयर्स का हिस्ट्री बात कर रहे थे। मैं ये सोच रही थी कि ये जैसे डिस्कशन चल रहा है, ज्यादातर लोग नहीं बात करते हैं वो क्या प्रॉब्लम है, मेडिसिन, खत्म। और यहाँ पे मुझे वो हाफ एन आवर से ज्यादा डिस्कस किए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ से निकल के आ रही है। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर डॉक्टर थोड़ी सी टाइम दे तो हो सकता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। हर चीज के मतलब कई पहलू हो जाते हैं। हाँ, अगर डॉक्टर एक पेशेंट से ज्यादा बात करे तो बाहर सपोज और भी पेशेंट्स हैं हाँ, तो वेटिंग बढ़ जाता है। हम्म, अब कोई मतलब काम छोड़ के आ रहा है, वेटिंग कर रहा है, तब अपॉइंटमेंट है 12 बजे का, पे डॉक्टर मिले हम 1 बजे, तो 1 घंटा वेट। अब हम कहीं जाते हैं, हमें वेट करना पसंद है, हालांकि कुछ कहीं ना कहीं कोई कठिनाई रही होगी, किसी पेशेंट को तकलीफ रही होगी तब लेट हो रहा है, या कोई इमरजेंसी सर्जरी होगी तो डॉक्टर को जाना पड़ा है। तो ये सभी एक दूसरे के पूरक है। और मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट डॉक्टर पे पूरा भरोसा करता है जी, और डॉक्टर भी जब बात कर रहे हैं तो पेशेंट पे वो विश्वास है कि वो जो बोल रहे हैं वो दवाई खाएंगे, और जो दवाई खा रहे हैं खाते हुए वो ऐसी आशा रखें कि ये दवाई खा के मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, जी, तो डेफिनेटली वो सिस्टम बेस्ट होगा। कहा भी जाता है कि अगर आप बिलीव करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलता है उस मेडिसिन में, और आप खुद ये सोचते हो कि हम मुझे वो मेडिसिन ठीक कर सकता है, वो डॉक्टर ठीक कर सकता है, तो बीमारियां ठीक हो जाती है। सर, आपके कैरियर में कौन सी ऐसी इमोशनल और चैलेंजिंग सिचुएशन रही है जो आप आज भी उसको याद करते हैं? चैलेंजिंग या वो मतलब ऐसी घटना जो मुझे आज भी याद है, एक घटना ऐसी थी कि मैं बहुत जूनियर डॉक्टर था, तो ड्यूटी के बीच में एक बाबा आए, उन्होंने बोला कि छाती में दर्द हो रहा है। तो मैंने पता लगाया कि अभी कुछ टाइम पहले ही, लगभग 6 महीने पहले उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो उनको समझाया बुझाया, ईसीजी करवाया, तो ईसीजी में देखा सब ठीक है, कोई फ्रेश घटना नहीं है, तो फिर भी उनको दवाई दी, गैस की दवाई दी और उनको आईसीयू में रात के लिए रोका। तो अगले दिन मैं ड्यूटी करके फिर घर पे जाकर मतलब कमरे में जाके सो रहा था, क्योंकि नाइट ड्यूटी हुई थी अगले पिछले दिन। तो शाम को अचानक सीनियर इंटेंसिविस्ट, आईसीयू स्पेशलिस्ट सभी का फोन आया कि जल्दी आओ, एक काम है। तो मैं पहुंचा, वहां देखा सीनियर मतलब मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन भी थे, आईसीयू इंटेंसिविस्ट भी थे। तो बोले कि तुमने क्या दवाई दी थी? कि मैंने क्या दवाई दी थी? मैंने बोला कि मैंने सिंपली वो एसिडिटी की दवाई दी थी। तो फिर उन्होंने बताया कि मतलब वो जो मैंने उनको उनसे बात की थी, उनको संभाला था, उससे उनको वो इतने प्रोत्साहित हुए थे कि वो एक एसिडिटी की गोली से उनको इतना आराम हुआ कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। और वो बोल रहे थे कि वो डॉक्टर तारा को ही बुलाओ, वो ही मुझे दवाई देंगे तभी मैं ठीक होगा। हालांकि बहुत छोटी घटना है, बट ये जो स्पर्श, एक डॉक्टर का स्पर्श जो एक पेशेंट को अमृत तुल्य लगता है, उसकी जरूरत है। ये घटना मुझे आज भी छू जाती है।
और मतलब जैसे उस टाइम आप जूनियर डॉक्टर हैं जैसे बता रहे हैं, तो उस टाइम ऐसी घटना घटना ही एक अचीवमेंट हो जाता है। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि जब हम क्लास छोटे में होते हैं और कोई टीचर आके कुछ ऐसा बोल जाए तो मतलब सातवें आसमान पे होते हैं हम, तो उस समय का फीलिंग समझ सकती हूँ। सर आप जब अभी यूनिफॉर्म देखते हैं मेडिकल हॉस्पिटल, ये डॉक्टर का, मिलिट्री डॉक्टर का, जब यूनिफॉर्म आप देखते हैं आज के डेट में, क्या फील करते हैं? बहुत अच्छा फील होता है। कभी लगता है हम भी थे इसी जगह, फिर लगता है कि और अच्छा करें ताकि हम जो थे उसको हम और अच्छा प्रूव कर पाएँ, सोसाइटी में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करें कि वो याद करने लायक हो। मिलिट्री वाले का भी डॉक्टर्स का भी रिटायरमेंट पहले हो जाता? हाँ, मतलब ये मेरा शॉर्ट सर्विस कमीशन था, तो 14 साल का मतलब सर्विस ग्रुप था, इसमें इतनी सर्विस करके फिर मैं निकल जाऊँगा। ओके। ये मैंने ही चूज़ किया था, हाँ। तो ऑप्शन था परमानेंट कमीशन का जिसमें हम 30-35 साल तक सर्विस करते, फिर निकलते, फिर पेंशनेबल सर्विस होती। हाँ। पर अभी ये नॉन पेंशनेबल है, बट अभी ये है कि हम सर्विस, डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता है। हाँ। डॉक्टर तो हमेशा डॉक्टर थे। और कहीं भी डॉक्टर डॉक्टर ही रहता है, पहाड़ पे हो या समुद्र के नीचे हो, वो कहीं भी इलाज कर सकता है। अभी जैसे एक केस है झांसी का, एक ऑफिसर रिटर्न हो रहे थे अपने छुट्टी पे, घर की ओर जा रहे थे, तो रेलवे स्टेशन पे एक विमेन को लेबर पेन हुआ, लेडी को, और उन्होंने डिलीवरी कराई स्टेशन पे। ये अभी बहुत फेमस हो रहा है, उनको मिलिट्री की तरफ से अवार्ड भी मिला है। तो हाँ, डॉक्टर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हेल्दी बेबी और हेल्दी माँ को उन्होंने एक तरीके से जन्म ही दिया है। तो हाँ सर, आज के जनरेशन के बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा एज ए डिसिप्लिन और पढ़ाई या फिर मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए, जो कि मैं एक, ये चैनल ही है कि अवेयरनेस के लिए, तो आप ऐसा क्या उनको गाइड कर सकते हैं कि बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हुए आगे बढ़े? मेरा बच्चों को प्रोत्साहन ये रहेगा कि हार नहीं माननी, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो, ज्ञान समेटते रहो और दुनिया को देखते रहो। जहाँ जिसकी जो जरूरत हो उसको पूरा करो। तुम्हारा अपना जीवन अपने आप पूर्ण होता जाएगा। कभी भी कतराए ना कि ये नहीं करना, मुझे तो वो करना है, मतलब मुझे चावल नहीं खाना, मुझे तो पराठा खाना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो जैसा आ रहा है उसको हम वैसे ही लेके आगे चले। मतलब इसमें एक बहुत अच्छी कहावत मैंने पढ़ी थी, स्वामी विवेकानंद से मुलाकात हुई थी एक बार, एक थी तिलक की, बाल गंगाधर तिलक। तो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। ट्रेन में जा रहे थे, तिलक को पता था कि स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी हैं जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, और स्वामी जी जानते थे कि बाल गंगाधर तिलक एक कांग्रेस के नेता हैं, पूना के वासी हैं और काफी अच्छे जानबूझ। तो इतना ही जानते थे। तो तिलक अपने सहयोगी के साथ थे और स्वामी जी अपने एक सन्यासी के साथ। तो तब बॉम्बे से पूना आ रहे थे, तो काफी चर्चा हुई। तो चर्चा होते 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 फिर उसमें एक लास्ट तिलक ने पूछा कि तो स्वामी जी आप कहाँ ठहरेंगे? तो स्वामी जी बोले, हाजिर जवाब थे। उन्होंने बोला कि मैं ईश्वर के घर रहूंगा। तो तिलक बोले कि मुझे तो कई साल हो गए, ईश्वर का घर नहीं मिला। तो स्वामी जी बोले कि वस्तुतः प्रत्येक घर ईश्वर का ही है, हमने उसको अपना समझ के बंद करके रखा है। तो मेरी ये चेष्टा रहेगी कि, और मैं ये कंटिन्यूअसली बोलता हूँ सबसे, कि भगवान हर एक में है, उसको देखने की कोशिश करें, कभी भी रुके ना, कंटिन्यूअस अबाधित चलते रहे।
डॉक्टर्स, आप लोग कितना बिलीव करते हैं भगवान पे? वैचारिक मतभेद होते ही हैं। कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता। तो मैं करता हूँ। करते हैं क्योंकि बहुत सारे को यही डायलॉग आता है कि भगवान पे बिलीव रखिए, सब सही होगा। मतलब जो पेशेंट के फैमिली है उनको डॉक्टर से यही सलाह देते हैं। तो उसी के लिए मैंने पूछा कि आप कितना बिलीव रखते हैं एक भगवान पे? गीता में भगवान कृष्ण का कहा हुआ एक लाइन है, जब भी ऐसा कोई मोड़ आता है, जब जवाब हाँ या ना में होता है, तब मुझे वही लाइन याद आती है कि अहम अहम आत्मा गुडाकेश भूताशय अंतरस्थित हम आदिश्च मध्यश्च भूतानां अंत एव च। तो मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। सभी भूतों के अंदर स्थित मुझे आत्मा ही चाहिए। अब चाहे कोई समझे, कोई ना समझे, कोई माने, कोई ना माने। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। गोपाल की। क्या आप मानते हैं कि आर्मी आपको एक बेटर ह्यूमन बनाने में हेल्प किया है? डेफिनेटली। आर्मी हमको सिखाती है डिसिप्लिन, लोगों से मेल जोल कैसे करना है, अपने को कैसे रखना है और कैसे कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करना है बढ़ोतरी के लिए। मतलब अपनी नहीं, पूरे समाज की, अपने पूरे बटालियन की, अपने पूरे यूनिट की, अपना पूरा ब्रिगेड की। तो ये जो सामूहिक विचारधारा, ये बड़ी अच्छे तरीके से आर्मी डेवलप करती है। मतलब इंडिविजुअली कोई भी एक्सीलेंट हो सकता है, जी बिल्कुल, पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आर्मी हमको सिखाता है। जैसे आप कलेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो जब वॉर क्षेत्र में होते हैं तो हम वहाँ पे तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये विलेज सिविलियंस हैं, ये आर्मी है। वहाँ आपके लिए दोनों एक पेशेंट होते हैं। तो आप उस जगह पे कैसे वर्कआउट करते हैं कि मतलब सिविलियंस को पहले देखना है और ये सैनिक को पहले देखना है, कैसे होता है मैनेज? मेरा ऐसा मानना है कि सिवियरिटी के ऊपर। हाँ, अगर कोई पेशेंट आया मेरे पास, सपोज 4 पेशेंट आए मेरे पास, उसमें से सीवियर कौन है कि उसको बोलते हैं ट्रायज। तो हम ट्रायज करके देखें कि किसको ज्यादा जरूरत है पहले, कि अगर उसको हमने हेल्प नहीं किया तो शायद वो रहे ही ना, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी हो। तो वो करके हमारी चेष्टा ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम लोग बच पाए। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। तो ये कोई आपसे मिलना चाहे एज ए डॉक्टर के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए, तो क्योंकि आप दोनों रोल में आप इक्वली हैंडल कर रहे हैं, तो ये कैसे मिलना होगा, हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अभी हाल ही में अभी नोबल हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पे ऑपरेशन संभाल रहा हूँ। सो कभी भी कोई भी तकलीफ हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मतलब मेडिकली, मतलब कोई सजेशन चाहिए तो बिल्कुल। हॉस्पिटल कंसल्टेशन के हिसाब से मैं बोलूँगा कि अगर कोई सहूलियत चाहते हैं कि कैसे करें, हॉस्पिटल कैसे बनाएं, कैसे चलाएं, तो वो भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मैं कंसल्टेशन करता हूँ कि गाइड करना कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए, कि मतलब ये चीज़ यहाँ पे हो और वो चीज़ उधर हो, क्यों हो, कि जिससे पेशेंट को तकलीफ कम हो, हॉस्पिटल का प्रोसेस और सुचारू रूप से चले। जी बिल्कुल। तो वो भी बहुत जरूरी है। एक डोनाबिडियन मॉडल करके आता है कि स्ट्रक्चर प्रोसेस आउटकम। कोई भी चीज अगर बनी तो कैसे बनी, क्यों बनी, वो ठीक रखना, वो कैसे चल रही है उसका प्रोसेस, उसको ठीक करना, और आउटकम क्या वो लागू है हमें सहूलियत देने के लिए,
हाँ ना उसमें फिर कितने अच्छे ट्रीटमेंट्स हुए, कितनी अच्छी परेशानियां हुई, कोई परेशान हुआ नहीं हुआ। तो ये जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलाने की जो क्षमता है वो भी मैं मतलब सिखाता हूँ और सिखाने की कोशिश करता जी। तो ये हॉस्पिटल के लिए आपको इंडिया में ऐसा क्या लगता है कि अभी उसमें क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है? जैसे आप बता रहे हैं कि ये सब देखना होता है कि कैसे बिल्ड करें, कैसे वहां पे मैनेजमेंट देखा जाए। तो क्या ऐसा आप देख रहे हैं कि उसकी कमी पाई जा रही है? आपके नॉलेज से क्या लगता है? हूँ। देखिए जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट जब घुस रहा है तो वहाँ पे एक एक ढकी हुई जगह होनी चाहिए। मतलब ये एक बहुत छोटा सा स्टेप है। यहाँ पे जब एम्बुलेंस से पेशेंट उतर रहा है या गाड़ी से पेशेंट उतर रहा है, अगर वहाँ पे छत रहे तो वो रिसेप्शन ज्यादा अच्छा होगा। मतलब ना कि धूप बारिश, मतलब अगर कुछ भी नहीं तो वो अलग बात है, पर अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो वो जो पेशेंट घुसते हुए उसको जो पहली फीलिंग होती है कि चलो मैं अच्छे हाथ में आ गया, मैं एक अच्छी जगह पहुंच गया हूँ कि अब मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो उस फीलिंग का क्या पर्याय है? पहले दर्शनधारी फिर गुरमुचारी। तो हमारे दर्शन ऐसे हो कि वो उसको पेशेंट आते ही वो इम्प्रेस हो कि हाँ ये एक सही जगह है। अब उसके बाद उसका जहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर उसको एक जगह जाके लेटना पड़ रहा है, एक जगह जाके बिलिंग करवानी पड़ रही है, एक जगह जाके एक्सरे करवाना पड़ रहा है, हर जगह पैसे पे करने पड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। पर वही जैसे बूंद बूंद से सागर भरे, ऐसी एक कठिनाई एक दूसरी कठिनाई, ऐसी छोटी 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 परेशानियां मिलके फिर एक बड़ी परेशानी बनती है, जो जिसके कारण आजकल आप हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि परेशानियां कंप्लेंट। तो इन्हीं को सॉल्व करने का तरीका है कि हम सुचारू रूप से उसका प्लानिंग करें। अगर किसी चीज का प्लानिंग हमने सोच लिया, हमारे दिमाग में एक आइडिया है और वो लिखित है और वो सभी के साथ डिस्कस है, तो फिर हमें परेशानियां कम होंगी। परेशानियां कम तो आउटकम्स अच्छे तो पेशेंट खुश तो ऑटोमेटिकली वो लोगों में बात फैलेगी कि देखिए ये हॉस्पिटल जाइए, यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होता है। ये बढ़ोतरी होगी तो हॉस्पिटल में फंड्स आएंगे तो हॉस्पिटल और अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। नई नई दवाइयाँ, नई नई मेथड्स, रोबोट्स, क्या कुछ नहीं आएगा जिससे ट्रीटमेंट और फास्ट होगा और अच्छा होगा और आने वाले समय में पेशेंट्स और खुश होंगे। सर एक चीज और कहा जाता है कि हॉस्पिटल के बिल्स बहुत आते हैं। जैसे आपने बोला कि पेशेंट आएंगे तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट ला पाएगा और काम बेहतर कर पाएगा, वो एक एंगल है कि पेशेंट से ही उसे भी अर्न करना है। लेकिन एक पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो उनको बिल बहुत आता है। जब छोटी सी के लिए भी अगर जा रहे हैं तो 10,000 का उनका बिल थमा दिया जाता है। तो ये कैसे वर्क करता है? एक जैसे आप मैनेजमेंट पार्ट में हैं, एक मैनेज देख रहे हैं जिससे कि अगर वो वही पैसे से वो हॉस्पिटल ग्रो कर रहा है। एक तो है कि मेरी पैकेट खाली हो रही है, मेरी सेविंग खाली हो रही है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए मतलब एक क्वालिटी में एक बड़ा अच्छा कहावत है कि क्वालिटी कम्स विद द कॉस्ट। मतलब अब मैं रास्ते के ऊपर जैसे एक नाई की दुकान है, यहाँ पे एक पत्थर पे बिठा के नाई बाल काट देता है, बाल वहां भी कट रहा है जी। एक सलून में जाके अगर मैं कटवाऊं एसी चला के वहां पे तो वहां भी बाल कट रहा है। यहाँ लगेंगे 10 रुपए, वहां लगेगा 500-600 रुपए। तो ये जो मतलब 400-450 रुपए का अंतर है, इसमें हमने क्या किया? ये तो एक बहुत छोटा एग्जांपल है, नाई का एग्जांपल लिया मैंने। तो हर चीज का अपना एक दाम है। जैसे अब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की जमीन,
उसका हॉस्पिटल को पैसा देना पड़ता है, एक रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, दिन दिन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली होती जा रही है। हॉस्पिटल के जो एम्बुलेंस है, पेशेंट को ला रहे हैं, पेशेंट को छोड़ रहे हैं, ड्राइवर है, हेल्थ केयर स्टाफ है, नर्स है, ऑपरेटिंग टेक्नीशियन है, इन सब की सैलरीज है। आप देखिए अभी आईटी फील्ड में देखिए, लोगों की सैलरीज बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल में अभी भी सैलरीज उतनी उस लेवल पे नहीं गई। मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर सामान्यतः आप देखें तो मतलब आज भी लोग जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनके भी घर में राशन मतलब एक सर्टेन लिमिट तक ही आ रहा है जी, पॉकेट बंधा हुआ है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हर एक से फ्री ट्रीटमेंट करें। हाँ, बट हॉस्पिटल जरूर ये ट्राई करते हैं कि कम से कम खर्चा हम पेशेंट पे डालें, और जो भी डालें वो न्यायिक हो। तो मतलब मोटिव रहे कि हम पेशेंट्स को लूटे ना, जो कंटिन्यूअसली एक भावना रहती है कि हम ट्रीटमेंट नहीं हम लूट रहे हैं। हाँ, एक हॉस्पिटल्स में कोविड में तो खासकर मुझे याद है, हमारे एक सीनियर थे, उनके मामा मामी दादा दादी सभी एडमिट हुए थे कोविड से, और फैमिली में लगभग 3 डेथ हुए, एक दादी बची और एक बच्चा बचा, और बिल हुआ 90 लाख। तो ये घटनाएं हुई हैं। अब ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में सभी जल्लाद बैठे हैं कि पैसा तो देके ही जाना होगा, ऐसा भी नहीं। आज भी हर जगह डिस्काउंट दिए जाते हैं, उसको समझाया जाता है, पेशेंट को परेशानी है और ये सभी जानते हैं। तो एक सूझबूझ रहे कि हम ऐसा ना करें कि हम पूरा प्रेशर एक पे ही डाल दें, और ना ऐसा भी ना हो कि हम पूरा प्रेशर अपने पे ही डाल दें कि हॉस्पिटल बंद होने की कगार पे। जी बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली हॉस्पिटल जो पैसा ले रहा है उससे 10 नहीं 100 लोग का पेट भर रहा है, 100 लोगों की अपनी अपनी फैमिलीज। तो आप सोचिए वो फैमिली मतलब बढ़ते बढ़ते वो सोसाइटी बन गई लगभग 500 लोगों की। हर सोसाइटी में हर आदमी का अगर एक फैमिली हो 4-5 लोगों का, तो वो 500 लोग हो गए। तो वो एक आदमी, एक पेशेंट, सोचिए कितने लोगों को फायदा पहुंचा, और जबकि सभी लोग मिलके एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं जी, जिससे परस्पर भाव है, एक दूसरे को हेल्प करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इससे एक क्वेश्चन और मुझे सब ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैं टैक्स पेयर हूँ और टैक्स पे कर रहा हूँ तो मुझे टैक्स भी पे कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट में जाके भी एक्स्ट्रा मनी पे कर रहा हूँ जो उनको लगता है, और गवर्नमेंट में वो सुविधा नहीं मिल रहा है। तो मैं जो एक हाईली टैक्स पेयर हूँ, मैं हर जगह टैक्स क्यों पे कर रहा हूँ। तो हॉस्पिटल का जो सीन है कि एक हमारे पास एक ऐसी सुविधा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एक ऐसी सुविधा है कि जहाँ पे जैसे ही आप सुविधा अवेल करना चाहोगे, जैसे आप हॉस्पिटल अवेल करते हो वैसे ही आपकी बैक में आपको बिल भी आएगा। तो वहाँ पे एक सुविधा इंडिया में है। तो ये टैक्स का जो हो जाता है उस पे आपका कोई? बिल्कुल, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। हाँ, कि टैक्स पे कर रहे हैं और फिर उस टैक्स से सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। हाँ, से ये सिस्टम है इंग्लैंड में काफी हद तक लागू है। तो नेशनल हेल्थ सिस्टम NHS जो ट्रीटमेंट करता है, वहाँ के जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट कराने अगर हॉस्पिटल में जाए NHS में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो फिर वो पूरी तरीके से फ्री है। आप एक छोटी सर्जरी की नाम बात करें, जैसे हर्निया की सर्जरी, हर्निया की सर्जरी करवाने इंग्लैंड में गए NHS हॉस्पिटल में, तो वहां पे बोलेंगे आप अभी नहीं, आप 1.5 साल के बाद आइए, तब आपका नंबर लगेगा, आपका ऑपरेशन फ्री है। ओके, और वही हर्निया सर्जरी आप यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में आए, किसी भी छोटे हॉस्पिटल में जाए या बड़े हॉस्पिटल में जाए, वहां पे क्या होगा,
वहां पे आपको देखा जाएगा, एक नॉर्मल फीस होगी, तो बोलेंगे कि आप कल आपकी सर्जरी कर देंगे। अगर अर्जेंसी है तो उसी दिन सर्जरी कर देंगे। एक दिन 2 दिन रुक के फिर पेशेंट घर। कहाँ 1.5 साल, कहाँ 1 दिन। तो 1.5 साल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनका वर्कलोड ऐसा बढ़ गया है। अच्छा। ट्रीटमेंट फ्री है तो सभी लोग दांत निकालना है, ये करना है, वो करना है, मतलब जो भी, तो वो प्रेशर बढ़ जाता है इसका। अब इंग्लैंड का साइज कितना है, हमारे मतलब हमारा एक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश ही ले लें, उसमें कई इंग्लैंड समा जाएंगे। जी बिल्कुल। तो इंडिया में पॉपुलेशन इतना बड़ा है, देश इतना बड़ा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है। गवर्नमेंट ने जैसे आयुष्मान भारत योजना निकाली, जी बिल्कुल, पर आयुष्मान भारत योजना लागू की है बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज हैं उनके लिए। साल में 5 लाख का 5 लाख का ट्रीटमेंट 5 गवर्नमेंट पे करेगी। पर यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, तो वो फ्री ट्रीटमेंट करना इंडिया में अभी भी मतलब ना के बराबर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात अलग। हाँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी जाइए आप, वो फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी और जल्दी भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पर अब जैसे अमेरिका के साथ कंपेयर करें, अमेरिका में वो लगभग पूरी तरीके से इंश्योरेंस पे बेस्ड है। हम सभी लोग इंश्योरेंस पे करते हैं, अपना टैक्स पे करते हैं, इंश्योरेंस पे करते हैं, और उस इंश्योरेंस मेडिक्लेम में उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इंडिया में आज लगभग हम अभी हैं एक लेवल पे जहाँ पे 40 to 50% तक मेडिक्लेम पे जा रहा है। तो लोग अपना इंश्योरेंस का पे करते हैं एक प्रीमियम, और फिर उसमें जो ट्रीटमेंट कवर्ड है वो ट्रीटमेंट हो जाता है, बाकी थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है। तो हम अग्रसर हैं, अभी भी हम उस परफेक्ट लेवल पे नहीं आए हैं, बट हाँ, दिल्ली दूर नहीं है, डेफिनेटली हम जा रहे हैं। अब जैसे इंश्योरेंस की बात आपने की है, तो इंश्योरेंस कितनी हेल्प करती है हमें, क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो, तो इंश्योरेंस रखना और उसको जब मैनेजमेंट पे आती है तो कैसे मतलब कितना सही होता है अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस रखा तो? इंश्योरेंस रखना डेफिनेटली सहायता देता है, क्योंकि अब कोई भी ट्रीटमेंट होता है, अब कोई आपको बोले कि आप अभी ट्रीटमेंट हुआ, आप 50,000 दीजिए, हाँ, तो 50,000 शायद किसी 1-2 फैमिलीज के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, बट 90% लोगों के लिए तो 50,000 अचानक से निकालना भी तो एक प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। तो ये एक सिस्टम बनाया गया है इंश्योरेंस का, जिसमें उसकी जांच होती है कि ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है क्या ये सही है। तो वो एक कंपनी है जो उसको जांचती है, हाँ ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, तो फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजे जाते हैं, ट्रीटमेंट का बिल भेजा जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हाँ ये सही है। तो वैसे जब आप 50,000 पे ना करके कोई 45,000 कवर हो गया इंश्योरेंस में, 5,000 पे करना पड़ा, तो जो फैमिली पे बर्डन आता है वो कम हो जाता है। तो यही है इंश्योरेंस का मेन पर्पस, कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम। ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका हमने प्लानिंग नहीं किया है। अब संसार में जैसे हम एक आमदनी हो रही है, उसमें से एक पार्ट जाता है राशन में, एक जाता है बच्चों की पढ़ाई, एक पार्ट जाता है दवाइयाँ, बाकी रखा हुआ है नॉर्मल खर्चे के लिए। अभी अचानक से अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो बर्डन आ जाता है। जी बिल्कुल। आज भी ऐसी फैमिलीज हैं जो घर बेचती हैं, अपना किसान अपना जमीन बेचता है, फसल बेचता है, सब बेच के जितना खर्चा पैसा मिला वो सब ट्रीटमेंट पे लगा दिया। तो इसी को बंद करने के लिए ये स्कीम्स लाई गई हैं। अभी आने वाले समय में नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस एक बड़े लेवल पे मतलब आने वाला है, सरकार की ये योजना है, जिसमें कहीं भी बैठे ये जो इंश्योरेंस
क्लेम है वो हम कर सकते हैं और बहुत सहूलियत के साथ कर पाएंगे। जी बिल्कुल। हमने बात की इंश्योरेंस की, जिसके इंश्योरेंस है वो ये फायदा उठा सकता है। दूसरी बात होती है कि जिसके पास इंश्योरेंस ही ना हो लेकिन बिल तो सेम आती है, तो वो कैसे वर्कआउट वहाँ पे होगा कि जिनके पास बिल तो सेम आई है, इंश्योरेंस नहीं है, फिर वो जो बर्डन है वो कैसे हैंडल होता है, हो सकता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा। हमारी जब सरकार की ये कंटिन्यूअस योजना रही है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम किया जाए ताकि फैमिलीज पे प्रेशर कम पड़े। कि अचानक से अगर फैमिली पे खर्चा पड़ेगा तो बच्चों की पढ़ाई बंद हो सकती है, घर जा सकता है, खेत जा सकते हैं, तो अलाइक। तो अभी इसके लिए मेडिक्लेम बना। अभी इंश्योरेंस में भी गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो इनके रेट्स हैं। हम एक इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं और वो कवर करते हैं हमारा ट्रीटमेंट। तो अब इंश्योरेंस में ट्रीटमेंट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया हॉस्पिटल को, पेशेंट चला गया घर। अब एक ऐसा पेशेंट्स है जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, वो क्या करें? वो बिल को पे करते हैं हॉस्पिटल से बात करके कि मैं इतने टाइम में पैसा पे कर दूंगा, या अगर पैसे की कमी है तो नहीं, तो फिर ऐसी और योजनाएं बनती हैं जो फाइनेंस कर देती है, एक सॉर्ट ऑफ लोन। ओके, मतलब हम एक उसमें प्रीमियम पे कर दें और वो फिर वो कंपनी पे कर दे बाकी, और फिर पेशेंट पे एक साथ पैसा, एक साथ 1 लाख पे ना करना पड़े, तो महीने में 10 महीने या 2 साल में धीरे धीरे करके उसको वो करें। और एक सिचुएशन मैंने ये भी नोटिस किया है हॉस्पिटल्स में कि डॉक्टरों के साथ ये ज़्यादा है कि जब आप जाते हो किस ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर्स के ऊपर एक प्रेशर होता है कि आपको इसी टाइप का मेडिसिन रेकमेंड करना है। हो सकता है कि वो ना करना चाहे। एक मेडिसिन का एक कीमत होती है और एक सॉल्ट भी डिसाइड करता है कि उसी सॉल्ट की मेडिसिन सस्ते दाम पे भी मिलते हैं हमारे यहाँ, महंगे पे भी मिलते हैं, गवर्नमेंट में वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर कैसे डिसाइड करे, कैसे वो वहाँ पे वर्कआउट कैसे होता है कि अगर सस्ते मेडिसिन हम नहीं मेंशन करते हैं अपने स्लिप पे और महंगे ही करें, और हॉस्पिटल का रिकमेंडेशन है कि वो महंगा ही वहाँ पे लिखे, तो इसी चीज को मतलब रोकने के लिए सरकार ने मतलब नियम लगाए हैं कि ब्रांड मेडिसिन ना लिखकर आप जेनेरिक मेडिसिन लिखिए। ओके। तो आजकल आप देखिएगा हॉस्पिटल्स जब दवाइयाँ लिखती हैं या डॉक्टर जब दवाई लिखते हैं तो ब्रांड नेम भी रहता है और साथ में जेनेरिक नेम, मतलब जो उसके अंदर दवाई क्या है वो भी लिखा रहता है। ओके। कब कैसे लेना है वो भी लिखा रहेगा। तो वो एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन है। तो और पेशेंट की राइट्स ऐसी हैं कि वो जबरदस्ती खरीदना है, इसी दुकान से खरीदना है, ये बैड प्रैक्टिस नहीं है आजकल। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो ना ले सकते हैं। बट फिर ये है कि पेशेंट्स का फिर भरोसा बनता है कि ये हॉस्पिटल मुझ पे ऐसे जोर नहीं करेगा। पर आजकल देखा जाए तो सामान्यतः मतलब हॉस्पिटल ऐसा करते नहीं। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो फेयर प्रैक्टिस है, जो सही चीज है, वही रह जाती है। जी बिल्कुल, लॉन्ग लास्टिंग वही है जो सच है। जी, क्योंकि वो कहा गया है ना, इन द मिड्स ऑफ डार्कनेस लाइट परसिस्ट्स। तब कितना भी गहरा अंधकार हो, उस बीच में ज्योति जो है वो आलोकित रहेगी। इन द मिड्स ऑफ फॉल्सहुड ट्रुथ परसिस्ट्स। चाहे झूठ का चारों तरफ फैला हुआ हो, मतलब वो चल रहा हो, उसके बीच में सत्य का जो अस्तित्व है वो कभी जाएगा। इन द मिड्स ऑफ इग्नोरेंस नॉलेज परसिस्ट्स। अज्ञान के बीच में ज्ञान की ज्योति हमेशा जलती रहेगी।
जी बिल्कुल। आपके अनुसार आइडियल सोसाइटी क्या है? मेरे अनुसार आइडियल सोसाइटी हमारे स्वस्ति मंत्र में हम्म, मतलब मेंशन है। कैसा? न स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, हम्म, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तक्षरो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वस्तिक चिन्ह जो है उसको मैं देख रहा हूँ। स्वस्तिक के जैसे 4 आर्म्स हैं, तो ये 4 बाहें हैं। एक तरफ स्कूल, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई, उचित शिक्षा हो रही है। हम्म, वहाँ पे बच्चों को सक्षम किया जाए हम्म, सभी तरीकों की विद्याओं से। हम्म, प्रॉफिट ओरिएंटेड एक विद्या ऐसा हो, ऐसा नहीं। एक पार्ट हो ओल्ड एज केयर, जो वृद्ध हो रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनको सोसाइटी में इन्वॉल्व किया जाए, उनका गाइडेंस लेकर बच्चे आगे बढ़े। एक पार्ट हो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स का केयर, एनिमल्स का ध्यान रखा जाए। जहाँ जो एनिमल्स हैं उनको उनकी तरह देख रेख मिले, उनका संरक्षण हो। साथ में हमारी रहने की जो व्यवस्था वो ऐसी उत्कृष्ट हो कि हम प्रकृति के पास भी हों और कंटिन्यूअस प्रकृति के साथ। तो ऐसी जो सोसाइटी होगी मुझे लगता है वो आइडियल है। जी बिल्कुल। और ना मृत्यु लोक का तो एक ही सत्य, वो है मृत्यु, आज जी नहीं तो कल। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा और जाना कि किस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि आर्मी में रह के डिसिप्लिन जहाँ तक कार्यरत है, तो वहीं पे हम सिविल लाइफ में रह के एक सोशल इकोनॉमिक और का ज्ञान लेते हैं। और एक डॉक्टर और पेशेंट का जो संबंध है, इवन हॉस्पिटल पेशेंट और डॉक्टर का जो संबंध है, उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। तब तक के लिए धन्यवाद।